नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। क्रिमिनल्स या फिर वो किसी क्रिमिनल को कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय में उनको पता है कि दिस इज नॉट अ सुटेबल थिंग कि हम इंक्वायरी तक या इंक्वायरी की रिपोर्ट आने तक हम इंतजार करें। सो इमीडिएटली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी दैट police official can be removed from his position by the governor and by the president, जो भी उसके रैंक हो गया, आईपीएस है, स्टेट का है, क्या भी, उसको इमीडिएटली रिमूव किया जा सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये दे आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी विदाउट कंडक्टिंग द इंक्वायरी एन ऑफिसर कैन बी रिमूव्ड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हियर द टर्म यूज्ड इज सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर। Now the question arises under subclause C, where the term used is satisfaction of governor or satisfaction of president, then it is going to be their personal satisfaction or it would be the satisfaction of the council of ministers. यहाँ पे शमशेर सिंह के केस में क्या कहना है इनका ये कहना है कि 311 जो है ये कहता है satisfaction of the governor। इसका मतलब in such type of cases the governor should not work on the advice of the council of minister, and here in this particular case the governor has terminated both of them on the advice of the council of minister. So basically this decision is wrong because the governor has not exercised his personal satisfaction. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें दो चीज याद रखना कि जिसने अपॉइंट किया है उससे नीचे की अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्या गवर्नर का सेटिस्फैक्शन उसका खुद का सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि शमशेर सिंह हु इज अ जुडिशियल ऑफिसर, उनको रिमूव करने की पावर किसके पास है, ये जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इनको अपॉइंट किसने किया था। इसके लिए आर्टिकल 234 जब आप पढ़ते हो, आर्टिकल 234 खोलना जरा, उस इसलिए दिया गया है कि these judicial officers how they are being appointed. तो once you are going to read article 234 खोलना जरा, इसको मैं पढ़ती हूँ अभी एक मिनट। 234 कहता है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस। Means this particular clause 234 is not applicable in case of DJ, लेकिन बाकी जुडिशियल ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल है। क्या कह रहा है, appointments of persons other than district judges to the judicial service of a state shall be made by the governor of the state in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the state public service commission and with high court exercising jurisdiction in relation to such state। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप लोग ये जुडिशरी का एग्जाम देते हो ना, तो कहीं कहीं पे these exams are conducted by state public service commission and in some states they are conducted by high court। लेकिन जहाँ पे आपका इसको कमीशन कराता है ना, वहां पे इंटरव्यू बोर्ड में आपके जजेस बैठते हैं और आपका जो अपॉइंटमेंट होता है 234 के अकॉर्डिंग ये गवर्नर करता है। समझ में आया ना, गवर्नर के यानी जो लेटर मिलता है आपका, वो गवर्नर का लेटर मिलता है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज रिक्रूटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा अगर किसी और जज का अपॉइंटमेंट होता है तो वो गवर्नर करता है। किससे करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके करेगा, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके करेगा। और आपने जो भी 311 पढ़ा, इसमें आपने क्या पढ़ा कि जो अपॉइंट करता है उससे नीचे की अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकती। तो 234 के हिसाब से और 311 के हिसाब से इफ दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यही लोग इनको हटा सकते हैं। इसीलिए इनके रिमूवल प्रोसेस में भी आपका हाई कोर्ट और गवर्नर दोनों का रोल रहता है। तो इनको, इनके हिसाब से इनको यही हटाएंगे। और हटाने में भी एज पर द पिटिशनर 311 का जो प्रोविजो सी है, वो उसके हिसाब से it should be the personal satisfaction of the governor and it should not be exercised by the governor on the advice of the council of minister। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि चूंकि इसको गवर्नर ने
गवर्नमेंट के कहने पे अपने पावर को एक्सरसाइज किया है, इसलिए डिसीजन गलत है। तो यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि वेदर दिस एक्शन विच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नर इन दिस पर्टिकुलर केस या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे, वेदर दीज फंक्शंस आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शन के केस में मैंने आपको बताया था, उसमें साफ साफ लिखा है there shall be a council of minister to aid and advise headed by the chief minister in the case of state to advise the governor। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस देगी। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैटर से रिलेटेड चीजों में ही एडवाइस दे सकते हो, अदरवाइज आप एडवाइस नहीं दे सकते। एग्जीक्यूटिव मैटर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वो मैटर होता है जो राम जवाया कपूर के केस में हमने देखा कि आप लेजिस्लेचर और जुडिशरी को हटा दीजिए, जो बचा है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। सो रिमेंबर, चूंकि गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव, so either the president or the governor, whenever they are exercising their executive power, being the head of the executive, they will work on the aid and advice of the council of minister। तो यहाँ पे अगर ये power executive है, then in that circumstances we can say that the governor will exercise his power on the advice of the council of minister। But if this power is the constitutional power, then remember in that circumstances गवर्नर कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी अपने डिसीजन या अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि 311 का प्रोविजो सी जो है वो साफ साफ कहता है इफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। सो द $1 million क्वेश्चन इज हियर इन दिस केस द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर is his personal satisfaction or it would be the satisfaction of the council of ministers। फैक्ट आप लोगों को समझ में आए कि नहीं समझ में आया, पहले ये बता दो, तब जजमेंट पे आते हैं। Are you able to understand the facts of the case? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फैक्ट समझ में आ गया ना तुम लोग के? क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes. चलो अब इस पे जरा इसके टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। अब जब ये बात ही कह रहे हैं कि ये जो है बेसिकली ये पावर गवर्नर खुद एक्सरसाइज करेगा, तो जब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की बात करते हो ना, जो मैंने आप लोग को पहले भी मैंने बताया कि फॉर द constitutional matter means this is something which is related with the interpretation of the constitution। So what is the most important thing in the interpretation? The most important thing in this interpretation is whether the satisfaction of governor specifically in this case is this personal satisfaction or it is the satisfaction of the council of minister। इसके लिए इन्होंने एक केस की मदद ली है, आपको पता है प्रेसिडेंट की हेल्प ली जाती है, एंड द नेम ऑफ द केस इज सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, 1971 का जजमेंट है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके के जो केसेस हैं, यहाँ पे 311 में लिखा हुआ है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर, इट मीन्स हियर अगेन दे शुड नॉट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या अगर लेते भी हैं तो वो परसुएसिव होगी, वो बाइंडिंग नहीं होगी। इट शुड बी द डिसीजन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब ये तो एक जजमेंट आ गया जिसमें उन्होंने बोल दिया कि नहीं, सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर मीन्स हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। बट हियर इन दिस केस, बिकॉज रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ in different judgments there is difference of opinion। So ultimately basically the Supreme Court has tried to clear the cloud that what is the exact picture and how basically we can ascertain that in this circumstances this is going to be the personal satisfaction of the president and in some other cases he should work on the aid and advice of the council of minister। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट की पावर को भी इस केस में डिस्कस किया है, हालांकि वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे जब आप, अच्छा कैन यू प्लीज रिपीट द केस टाइटल? केस टाइटल है तुम्हारा सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि ये केस ओवररूल हो चुका है, पर मैंने इसका नाम इसलिए लिया, इसलिए इसका नाम मेंशन नहीं करोगे तो भी कुछ खास नुकसान नहीं है, पर मैंने मेंशन इसलिए इस केस को किया है क्योंकि इस केस के दम पे ही शमशेर सिंह के केस में
पेटिशनर ये आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं कि लाइक द जजमेंट ऑफ द सरदारी लाल, इन दिस केस ऑल्सो the governor should exercise his personal satisfaction, जबकि गवर्नर ने एक्सरसाइज किए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर अपने डिसीजन को दिया है। अब यहाँ पे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हो तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला 163 हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच एक्सप्रेसली से satisfaction of governor or discretion of governor और वो कौन कौन से क्लॉजेज हैं उसको जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा 370A, 370A, 1B, 1D, यानी ये सारे के सारे बेसिकली 370A में जो 1ABD जो भी दिए हुए हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज दिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द गवर्नर एक्ट्स इन हिज डिस्क्रिशन, क्योंकि 163 में मैंने आपको बताया था कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ एट सर्टेन प्लेसेस टर्म सेटिस्फैक्शन और डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर इज मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। तो ये 371A, 1B, 1C, 1D जो भी है विच इज बेसिकली रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे डिस्क्रिशन टर्म यूज है। व्हेन यू रीड आर्टिकल 356 जहां पे द गवर्नर इज गोइंग टू रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, अगेन द टर्म यूज्ड इज सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर, वहां भी सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर है। तीसरा मैंने ये आपको बताया 311 जो मैंने सब क्लॉज सी बताया, प्रोविजो सब क्लॉज 2 का प्रोविजो सी जो मैंने बताया, अगेन द टर्म यूज्ड इज the satisfaction of governor. So these are certain places where the term satisfaction of governor is expressly mentioned. तो एक चीज आप याद रखना, अभी हम उन चीजों की बात करें जहां पे expressly satisfaction या discretion of governor लिखा है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जहां पे नहीं लिखा और वो अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर रहा है। तो जहां पे लिखा है वहां पे क्या वो खुद एक्सरसाइज करेगा या इन दोज केसेस he should take the advice of the council of minister। प्रेसिडेंट के केस में आप एक बात याद रखना, प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट परफॉर्म्स हिज फंक्शंस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। बट देयर इज वन एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन इज आर्टिकल 103 103 है। 103 में क्या कहता है, he takes the advice of the election commission, क्योंकि ये जो है दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। सो अंडर ये कभी कभी पूछा जाता है 103 इज अ क्लॉज वेयर द प्रेसिडेंट टेक्स डिसीजन नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। And this 103 is basically dealing with disqualification of parliamentarians. ये उससे डील करता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट हेल्प लेगा इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नर को पावर दी गई है, सिमिलर पावर है इन द केस ऑफ आर्टिकल 174, उसमें भी ये डिस्क्वालिफिकेशन से जो रिलेटेड चीजें होती हैं, द गवर्नर विल टेक डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है जब आप पावर्स को कंपेयर करते हो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की, एंड दैट इज द ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इसको एक चीज याद रखना, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, बिकॉज ऑर्डिनेंस इज इक्विवेलेंट टू लेजिस्लेशन, क्योंकि इसका सेम इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी आपने लैंड रिफॉर्म, ये एग्री फार्म रिफॉर्म के जो 3 बिल देखे हैं, ये पहले जून में ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आए थे। पहले सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आई, फिर इनको बिल के फॉर्म में लेकर के आई, बिल पास हो गया तो अमेंडमेंट पास हो गया तो अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो बट इट इज वेरी मच क्लियर, दैट्स व्हाई, क्योंकि ऑर्डिनेंस का और एक लेजिस्लेशन का सेम इम्पैक्ट होता है, इसीलिए ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। और आपको पता है दिस पावर इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड द सेम पावर इज वेस्टेड इन गवर्नर अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी 77 मैंने, जिसमें आपको बताया था एलोकेशन ऑफ बिजनेस फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, आपको याद होगा, जिसमें मैंने 77 के इक्विवेलेंट आपको 166 बताया था। तो अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। अच्छा जजमेंट आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है
वो ये है कि आप दो आर्टिकल्स को जब पढ़ते हैं, एंड दैट इज आर्टिकल 361 एंड आर्टिकल 300। 300 पे जब आप आते हो तो 300 में आप देखते हो, 300 ये आपसे कहता है कि सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। 300 क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे सू और मे बी सूड by the name of the Union of India, and the government of a state may sue or may be sued by the name of the state and may subject to any provision which may be made by the act of parliament। Mainly basically क्या है, जैसे आप इस केस में आप शमशेर सिंह का केस देख रहे हो, तो शमशेर सिंह के केस में another party is state of Punjab and not the governor of Punjab। तो पहले तो स्टेट ऑफ पंजाब का मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ पंजाब का मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल स्टेट के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, पिटिशन फाइल कर सकता है। सिमिलरली स्टेट भी किसी के अगेंस्ट में पिटिशन फाइल कर सकती है। तो स्टेट कैन सू और कैन बी सूड, दैट इज आर्टिकल 300। स्टेट कैन सू और कैन बी सूड। इसीलिए आप देखिएगा एक पार्टी या तो यूनियन ऑफ इंडिया होती है और यू विल गेट नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। अब जब आप 361 देखते हो, 361 इज मोर इम्पोर्टेंट। 361 क्या कहता है? 361 ये कहता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के नाम पे तो डिसीजन लिए जाते हैं, बट एक्चुअल में दे डोंट हैव एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग देयर डिसीजंस। तो 361 क्या कहता है? 361 गिव्स इम्यूनिटी। किसको इम्यूनिटी देता है? प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी देता है। किस केस में इम्यूनिटी देता है? इस केस में इम्यूनिटी देता है कि बिकॉज ऑल द डिसीजंस आर टेकन इन देयर नेम, बट बेसिकली एनी प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय देम। मैंने आप लोग को बताया था जब हम लोगों ने 77 या 166 की बात करी थी, तब भी मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव in the case of Union of India and governor is the head of the executive in the case of state government। और जब मैंने आपको head of the executive बता दिया तो इसका मतलब ये होता है कि all the decisions are taken in the name of the president or in the name of the governor, but they are not their personal decisions, because here we don't follow presidential form of the government, but the government is based, government means those who are elected by the people। तो क्या होता है, चाहे आप 177 को देखिए चाहे 166 को देखिए, आपको क्या चीजें पता चलती हैं कि फॉर द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, मैंने आपको बताया था ना कि पावर को डेलीगेट करने की एक तरीके से बात होती है, जहां पे एवरी डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, बट बेसिकली दैट इज नॉट देयर पर्सनल डिसीजन, दैट इज द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी पावर को टॉप टू बॉटम परकुलेट कराते हैं या डेलीगेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डिसीजंस आर गोइंग टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर, बट दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, because remember these decisions are not their personal decisions, but they are the decisions of the council of ministers। तो इसीलिए जो आपका 361 है, 300 कहता है कि they can be, the state can sue or can be sued। 361 कहता है कि जब भी चाहे स्टेट सू करे या उसके ऊपर कोई केस किया जाए, इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डज नॉट हैव एनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग दीज डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, बट द डिसीजंस आर बेसिकली द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसीलिए इनको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इम्यून किया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे जो मैंने आपको केस बताया, एक तो मैंने अभी आपको केस बताया सरदारी लाल का, और इसके साथ ही साथ एक केस और आया था मोतीराम डेका का। इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट मीन्स देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दिस पावर इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, so this power cannot be delegated, because this power cannot be delegated, so in the case of removal they should exercise their own satisfaction। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी बात को ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। तो ये जो आपका मोतीराम डेका का केस था, मोतीराम डेका का केस जो है ये AIR 1964 का केस है, और मैंने जो आपको अभी एक सरदारी लाल का केस बताया, इन दोनों ही केसों में इन्होंने बोल दिया कि इस पावर को आप डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या डिसाइड किया? आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर. हाउ यू आर बेसिकली गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट बेसिकली दिस पावर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और नॉट, क्योंकि इसी केस को स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबूराम उपाध्याय के केस में भी रिपीट किया गया था, इसी जजमेंट को इन द ईयर 1961. State of UP versus Baburam Upadhyay. Again, it has been repeated that under Article 311, the governor and the president, they are exercising their constitutional power, so it cannot be delegated. अब ये पावर डेलीगेट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है. अगर ये पावर डेलीगेट हो रही है तो ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर है. अगर ये डेलीगेट नहीं हो रही है तो ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है. तो क्या ये पावर डेलीगेट हो रही है? जस्ट टू फाइंड आउट यू विल अगेन गो टू आर्टिकल 311. 311 में मैंने आपको क्या बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट और गवर्नर है, उसी के प्लेजर के अकॉर्डिंग द सिविल सर्वेंट्स कैन एंजॉय देयर पोजीशन. लेकिन फिर ये क्या कहता है, यही आर्टिकल ये कहता है कि अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड cannot be removed from the officer subordinate to him. यानी जिसने अपॉइंट किया या तो वो रिमूव करे या उससे ऊपर का कोई अधिकारी रिमूव करे. जैसे ही आपने बोला कि वो या उससे ऊपर का, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का अधिकारी रिमूव करने, यानी जिसने अपॉइंट किया है उससे ऊपर के अधिकारी को वो पावर जा सकती है, उससे भी ऊपर के अधिकारी को पावर जा सकती है. और जैसे पावर नीचे से ऊपर से नीचे जा रही है, वैसे ही नीचे से ऊपर भी आती है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर, जैसे मैंने समझो कि मैं हूं और मुझे किसी का अपॉइंटमेंट करना है, मैंने वो पावर अपने नीचे के सबऑर्डिनेट को दे दी और मैंने कहा कि तुम अपॉइंट कर दो. जब मैंने उसको पावर अपॉइंट करने की दी और उसने किसी और को, मान लो ए को अपॉइंट कर दिया, तो 311 के हिसाब से अब उसको या तो ए हटाएगा या मैं हटा सकती हूँ. पावर किसके पास थी? मेरे पास. अब मान लो मेरे ऊपर गवर्नर बैठा है, किसके नाम पे अपॉइंटमेंट हो रहा है? गवर्नर के नाम पे. लेकिन एक्चुअल में गवर्नर अपॉइंट नहीं कर रहा, गवर्नर ने वो पावर मुझे दे दी, मैंने वो पावर अपने आगे के बंदे को डेलीगेट करी, आगे के बंदे ने उसको अपॉइंट किया, लेकिन मेरे आगे के बंदे के साथ साथ मैं और गवर्नर भी उस व्यक्ति को हटा सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली दिस पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इट इज गोइंग टू बी डेलीगेटेड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. और मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कैन नेवर बी डेलीगेटेड, बट हियर इन दिस केस एज पर आर्टिकल 311 व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, the power is basically going to be delegated. इसीलिए वो कह रहा है कि जो अपॉइंट करेगा उससे ऊपर का कोई बंदा या वो खुद इसको हटा सकता है. So because the power is being delegated, it is very much clear that this power of removal is not a constitutional power, but it is an executive power. चूंकि एग्जीक्यूटिव पावर है, इसीलिए इस केस में भी the party is not the governor but the state of Punjab. तो यहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब पार्टी है. तो स्टेट ऑफ पंजाब पार्टी क्यों है? क्योंकि एज पर आर्टिकल 361 द गवर्नर और द प्रेसिडेंट दे कैन नॉट बी सूड, एनी काइंड ऑफ प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम, बिकॉज रिमेंबर दे आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस on the advice of the council of minister. Means basically this is a decision of the council of minister taken in the name of president or governor. So because here in this case the power is being delegated, it means it is very much clear that this power is not a constitutional power but it is an executive power. और इस basis पे इन्होंने बोला कि because it is an executive power, so while exercising the executive power, governor will take the aid and advice of the council of minister. और यहाँ पे चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से गवर्नर ने इनको हटाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज वेरी वेरी वैलिड, देयर इज नो प्रॉब्लम. ये सही डिसीजन है. और इसके पहले के जितने बाबूराम उपाध्याय का, मोतीराम टेका का, जितने भी ये केस थे, इन जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है. और ओवर रूल करके ये एस्टैब्लिश किया है कि अंडर आर्टिकल 311 द सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर is not his personal satisfaction, but this is the satisfaction of the council of minister. और ये satisfaction personal क्यों नहीं है? मैंने आपको बता दिया, because the power is being delegated. Now I think things are clear to you. We are getting late. Maybe you have some other class also. If you have any confusion, if you want to ask right now, you can ask right now. Otherwise, in next class, जो भी आपके doubts होंगे, I will remove those doubts. कुछ पूछना है आप लोगों को? So, ma'am,
ये जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है किसी स्टेट में, मतलब फाइनली उसका डिसीजन हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब हाँ गवर्नमेंट का डिसीजन हो गया, राइट, गवर्नमेंट का डिसीजन हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं ना, उसमें एक तो सरकारी पार्टी होती है, 361 इम्यूनिटी देता है, तो जहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करेंगे वहीं पे वो उनकी एडवाइस से बाउंड नहीं है। जब भी वो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगे वो एडवाइस से बाउंड है। तो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का डेलीगेशन नहीं हो सकता। 311 डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करती है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूटिव पावर है, और चूंकि एग्जीक्यूटिव पावर है इसलिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही एक्सरसाइज होगी। क्लियर? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मन करे टाइम मिले तो तुम लोग एक बार इसको पढ़ भी लेना, अदरवाइज हम लोग इसको दोबारा थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोविजंस इन्वॉल्व है और थोड़ा सा इसमें एक बार में इसको कंफ्यूजन भी होता है। बट देन टू आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि टाइम कम था। परसों हम लोग इसको थोड़ा सा और देखेंगे, राइट? दोस्तों अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।